हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है कॉल इट लव के एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम है हान दोंग जिन। यहाँ उसके ऑफिस में से सब लोग जा चुके थे पर वो अकेला ही देर रात तक काम कर रहा था। वो यहाँ पे खुद के लिए नूडल्स भी बनाता है पर उसका ध्यान तो पूरा अपने काम में ही था और इसी चक्कर में यहाँ पे उसके हाथ से नूडल्स नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हमें यहाँ हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है शिन वोजू। वो यहाँ पे अपने एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी और इस फ्रेंड का नाम युनजुन है। और यहाँ हमें इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये ना पहले एक फार्मासिस्ट हुआ करता था। यहाँ वो कह रही थी कि उसे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। युनजुन उससे कह रहा था कि पहले तो तुम कॉफी पीना बंद कर दो और साथ ही में अल्कोहल भी कम करो और स्मोकिंग के बारे में तो सोचना भी मत। तभी यहाँ पे वोजू को अपने एक नेबर का मैसेज आता है जो कि उससे किसी मिस्टर शिम के डेथ के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे दोंगजिन यहाँ डिनर कर रहा था। उसी समय यहाँ पे यूजू युनजुन के साथ वहाँ आ जाती है। तो यहाँ वोजू युनजुन से कह रहे थे कि एक शर्त लगाओगे और हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। यहाँ युनजुन पूछ रहा था कि कैसी शर्त। तो यहाँ यूजू कह रही थी कि कल बारिश होगी या नहीं उसके बारे में। यहाँ वोजू कह रही थी कि कल ना बारिश जरूर होगी। तभी यहाँ पे वो वेदर फोरकास्ट चेक करता है तो बारिश होने के चांसेस ना बस 10% ही थे। तो वो यहाँ पे शर्त लगा लेता है। वोजू यहाँ कह रही थी कि अगर 90% चांस को हराकर बारिश होगी तो मतलब ये होगा कि आसमान ना पूरा पागल हो चुका है, तब मैं भी कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि मेरा पागलपन दिखेगा। और यहाँ पे दोंगजिन भी उनकी बातों को सुन रहा था वहाँ से। यहाँ खाना खाने के बाद ये तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वोजू अपनी बहन येसन को ब्रेकफास्ट के लिए उठा रही थी। यहाँ येसन को उठा के वो कह रही थी कि आज बारिश हो सकती है तो अपना छाता जरूर लेके जाना। और फिर वो यहाँ पे अपने छोटे भाई के कमरे में जाती है तो वो यहाँ देखती है कि उसके भाई ना पढ़ाई कर रहा था। तो वो यहाँ पे उसे बिना डिस्टर्ब किए ही अपना छाता लेके घर से निकल जाती है। तो वो यहाँ पे देख रही थी कि मौसम तो एकदम साफ सुथरा है और बारिश के तो जरा भी चांसेस नहीं लग रहे। इधर तभी यहाँ पे येसन अपने भाई के कमरे में जाती है और उसके सिर पे एक मारती है। तो यहाँ पे वो पता चलता है कि वो ना बुक्स के अंदर अपना फोन छुपा के वीडियोस देख रहा था। यहाँ पे फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि वोजुन ने उन दोनों के लिए बनाया था। तो यहाँ पे येसन का भाई ना फिर उसके फनी फनी फोटोज निकालने लगता है और उससे कह रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड को एक फोटो भेजेगा। तो यहाँ पे येसन ना इरिटेट हो जाती है और उससे ना फिर से एक किक मार देती है और उसका फोन उससे लेके उसके सारी के सारी फोटोज डिलीट कर देती है। और इसी चक्कर में हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इनकी फैमिली फोटो में से ना इनके डैड के फेस के ऊपर किसी ने पेंट लगाया हुआ था। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर दोंगजिन के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे बस कुछ छोटी मोटी ही चीजें रखी हुई थी। तभी यहाँ पे दोंगजिन के उसके एक एम्प्लॉय का यानी सोही का मैसेज आता है जो कि उसे बता रही थी कि उनका सिंगापुर एग्जीबिशन में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी। तभी उसी समय यहाँ पे बादल गरजने लग जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इधर वोजू युनजुन के फार्मेसी में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वो यहाँ पे देखती है कि बारिश ना शुरू हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पे छाता निकल वहां से निकल गई थी। और साथ ही में वो ना यहाँ पे मिस्टर शिम के डेथ वाले मैसेज के बारे में सोच रही थी। और तभी यहाँ पे वो ना अपने डैड के साथ हुए कुछ पुराने मोमेंट्स को याद कर रही थी। फिर जब हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर दोंगजिन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, वो यहाँ पे सोई से ना सिंगापुर एग्जीबिशन के बारे में उससे बात कर रहा था। यहाँ सोई उसे बता रही थी कि डील तो उन्हें ही मिलने वाली थी पर लास्ट मिनट में शिन को मिल गई थी। और साथ ही में उसे ये भी बता रही थी कि शिन उनके सारे डील्स को लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वो फिर उससे कहता है कि वो सुनहो को डील और शिन के बारे में ना बताए। तो सोई इससे कह रहे थे कि वो तो ऑलरेडी उसे बता चुकी है। फिर तभी हमें यहाँ पे फिर सुनहो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ शिन से जाके मिल रहा था। और यहाँ पे इन दोनों की बात से हमें ये पता चलता है कि सुनहो और दोंगजिन पहले शिन के लिए काम किया करते थे पर 5 साल पहले उन्होंने एक अपनी अलग कंपनी बना ली और साथ ही में वो उनसे बदला लेने के लिए शिन उनके सारे डील्स को खराब करने में लगा हुआ है। और इधर यहाँ वोंजू टैक्सी में बैठ के कहीं जा रही थी, उसी समय यहाँ पे युनजे फार्मेसी से उसे कॉल करता है और उससे कह रहा था कि तुम कहाँ चली गई, यहाँ कस्टमर की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ वोजू उससे कह रहे थे कि मैंने तो तुमसे कल ही कहा था कि अगर बारिश होगी तो मैं ना कुछ पागलपन सा करूंगी। और इधर यहाँ पे वोजू ना एक शॉर्ट ड्रेस पहन के एक फ्यूनरल में आ गई थी जो कि यहाँ मिस्टर शिम का था। और यहाँ पे वोजू को ऐसे कपड़े में देख के सभी लोग उसे घूर रहे थे। तभी यहाँ पे मिस्टर शिम की वीडियो हिजा के उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। तो यहाँ वोजू उसे बता रही थी कि तुम तो मुझे जानती हो, मैं ना मिस्टर शिम की बेटी हूँ, शिम वोजू, और इतने सालों में मैं इतनी बड़ी भी हो गई हूँ और साथ ही में तुम बूढ़ी। तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर शिम यानी कि वोजू के डैड हिजा के साथ
सारे घर से पैसे और सारी कीमती चीजें लेके ना भाग गए थे। और जब वो यहाँ से जा रहे थे उसी समय वहाँ वोजू भी स्कूल से आ गई थी, पर वो ना यहाँ पे उसे इग्नोर करके उस लड़की के साथ चले जाते हैं। और असल में यहाँ पे वोजू ने इस फ्यूनरल में तमाशा करने आई थी। तो यहाँ पे हिजा उसे चले जाने के लिए कहती है, पर वोजू यहाँ से जाने से मना कर रही थी और हिजा को अपने डैड के मिस्ट्रेस बुला के उसे ना सबके सामने इंसल्ट कर रही थी और उससे कह रही थी कि तुमने तो अपने फ्रेंड के हस्बैंड को ही चुरा लिया था। तो यहाँ हिजा ना काफी एम्बैरेस हो गई थी, इसलिए वो ना किसी तरीके से सबके सामने अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। और इधर जब यहाँ पे वोजू वॉशरूम में जाती है तो यहाँ वो सुनती है कि उनकी आंटीज ना बात कर रही थी कि हिजा ने घर भेज दिया। तो यहाँ वोजू जाके उनसे पूछ रही थी कि हिजा ने कौन सा घर भेज दिया। तो यहाँ उसकी आंटीज बता रही थी कि वो ना उसी से जाके पूछ लो। और तभी यहाँ पे वोजू जाके हिजा से पूछ रही थी कि कौन सा घर बेचा। तो यहाँ उसे पता चलता है कि हिजा ने असल में वो घर बेच दिया जहाँ वोजू अपने सिबलिंग्स के साथ रहती है। और तभी ना यहाँ पे उसे उसके भाई का कॉल आ जाता है। वो यहाँ पे कह रहा था कि कुछ लोग घर आके उन्हें घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। वोजू यहाँ पे इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सा हक था घर बेचने का। तो हिजा उससे कह रही थी कि मैं और तुम्हारे डैड लीगली मैरिड थे, तो वो घर तुम्हारे डैड के नाम पे था जो उनके मरने के बाद मेरा हो गया, और मैंने वो घर इसलिए बेचा क्योंकि वो लीगली मेरा ही था। यहाँ वोजू ना उस घर में 20 सालों से रह रही थी और अब एक ही झट में वो बेघर हो गई। यहाँ हिजा उससे कहती है कि मैं तुम लोगों को ना 1 वीक का समय देती हूँ घर खाली करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दोंगजिन को दिखाया जाता है जो कि सुंगहो को कॉल करके उसे कार में बुला लेता है। असल में यहाँ पे दोंगजिन और सुंगहो की कंपनी ना फाइनेंशियली अभी ना काफी अनस्टेबल है। दोंगजिन ना फिर फ्यूनरल हॉल चला जाता है मिस्टर शिम के ही फ्यूनरल पर। तो यहाँ ये बात पता चलती है कि हमें असल में दोंगजिन ना हिजा का बेटा है, पर वो तो उसके साथ कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहता था और वो ना यहाँ पे उसकी मॉम से 5 साल बाद मिल रहा था। और इधर हमें वोजू को दिखाया जाता है जो कि फ्यूनरल हॉल से जा रही थी और वो काफी गुस्से में भी थी क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए घर भी नहीं बचा था। तो वो ना यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो यहाँ रोने लगती है। तभी यहाँ पे युनजुन वहाँ आ जाता है उसे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे ओजू ना और भी जोर से रोने लगती है और उससे कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रोऊंगी तो सबको यही लगेगा कि मैं ना अपने डैड की मरने की वजह से रो रही हूँ। इधर जब हमें शाम को दिखाया जाता है कि फ्यूनरल हो जाने के बाद हिजा और दोंगजिन साथ में बैठ के बात कर रहे थे। तो यहाँ हिजा कह रही थी कि उसने ना पैसे भेज दिए और उससे कह रही थी कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मुझसे मांग लेने चाहिए थे। यहाँ दोंगजिन उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ना पैसे कहाँ से मिले। तो यहाँ हिजा बस उसे इतना बताती है कि मैंने किसी से चुराए नहीं है, वो मेरे ही पैसे है। यहाँ तो वो अपने बेटे के ना बस क्लोज आना चाहती थी, पर यहाँ दोंगजिन तो उससे पता नहीं क्यों तो नफरत करता है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो और उसके सारे भाई बहन ना घर खाली करने के लिए ना अपना सामान बांध रहे थे और यहाँ युनजुन भी उनकी हेल्प कर रहा था। फिर तभी हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम स्किप करके 2 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ दोंगजिन ने हिजा के पैसों से अपने कंपनी को ना रिस्टैब्लिश कर लिया था और वो साथ ही में एग्जीबिशन की तैयारी भी कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो यहाँ एक मीटिंग रखते हैं जहाँ सुनो यहाँ कंप्लेन कर रहा था कि दोंगजिन असल में उसे बताए बिना ही सब कुछ खुद ही प्लान कर रहा है। यहाँ सुनो को लग रहा था कि अभी अभी तो हमें इन्वेस्टमेंट मिला है तो एग्जीबिशन करने में ना काफी पैसे लग जाएंगे, पर यहाँ दोंगजिन का कहना था कि कंपनी को स्टेबल करने के लिए एग्जीबिशन रखना जरूरी है और वो कह रहा था कि वो ना कैंपेन एग्जीबिशन भी रखना चाहता है। और इधर जब मीटिंग होने के बाद ये दोनों साथ में लंच कर रहे थे और यहाँ उनके बात से हमें पता चलता है कि दोंगजिन की असल में पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मिनियोंग, जिसके साथ वो असल में कैंपिंग किया करता था, पर अब ना उसका ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ सुनो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी मॉम को इन्वेस्टमेंट के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। तो यहाँ वो उसे बता रहा था कि मुझे पता नहीं, और अगर ये उन्होंने चोरी भी किए होते तब भी मैं पैसे ले ही लेता क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरी तरफ हमें जब यहाँ पे ये संग को दिखाया जाता है जो कि अपने फाइनेंशियल फर्म में काम कर रही थी। तो यहाँ पे तभी ना एक लेडी आके उसके काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और उसे मारने भी लग जाती है, ये कहकर कि उसका ना उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। पर ये संग ना खुद ही ये बात सुन के काफी शॉक हो गई थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड ना असल में मैरिड है। तो उसे ना यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो यहाँ पे उससे माफी मांग के उससे कह रहे थे कि वो ना आइंदा से कभी भी उसके हस्बैंड से नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पे वोजू वहाँ आ जाती है और वो यहाँ पे उस लेडी से कह रही थी कि मैं ना इसकी बहन हूँ, अगर ये फिर कभी तुम्हारे हस्बैंड को मिले तो तुम मुझे बता देना, मैं खुद ही इसे मारूंगी फिर। और साथ ही में वो उससे ये भी कह रही थी कि मेरे बहन को ना सच में ये बात पता नहीं होगी कि वो लड़का मैरिड है और उसने इतनी इंसल्ट सिर्फ इसलिए सही क्योंकि वो ना तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है, पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ये बात तुम याद रखना। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वोजू अपने साथ ना बहुत सारा सामान खरीद के कहीं ले जा रही थी, तभी यहाँ पे दोंगजिन वहाँ आ जाता है और वो ना यहाँ पे लिफ्ट में उसकी मदद करता है। और यहाँ सुनहो भी दोंगजिन के साथ ही में था। यहाँ पे लिफ्ट में सुनहो उससे पूछ रहा था कि ये लड़की कौन है, तो दोंगजिन यहाँ पे इग्नोर कर रहा था। तो यहाँ सुनहो ना वोजू से ही पूछ लेता है, क्या तुम दोंगजिन को जानती हो क्या? तो वोजू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो ये बात सुन के ना सुनहो काफी कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ दोंगजिन उसे बता रहा था कि वोजू ना उसके असल में एक एम्प्लॉय है जो कि सिर्फ एक ही वीक से काम कर रही है। जब हमें यहाँ पे ऑफिस के बाद शाम को दिखाया जाता है कि वॉन्जुंग यहाँ पे दोंगजिन
डोंगजिन पे नजर रखे हुए थी और वो ना यहाँ पे उसे फॉलो भी करती है। असल में यहाँ पे वोजू को ना अपने आंटी से पता चला था कि शीजा ने असल में उसके डैड के सारे पैसे अपने बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। साथ ही में उसे अपने आंटी से होजू के बेटे का कार्ड मिला था जो कि और कोई नहीं बल्कि डोंगजिंग था। तो यहाँ वोजू की आंटी बता रही थी कि हिजा और उसका बेटा एक दूसरे से ना बिल्कुल ही अलग है। तो वोजू यहाँ पे सोच रही थी कि अगर डोंगजिंग अपनी माँ से इतना अलग होता तो वो ना पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसे पता तो होगा ही कि पैसे कहाँ से आए आखिर। इधर वोजू डोंगजिंग को ऐसे ही फॉलो करते हुए ना उसके बिल्डिंग तक आ गई थी और वो यहाँ पे ना सारे ही फ्लैट्स के लेटर बॉक्स चेक कर रही थी ताकि डोंगजिंग का फ्लैट उसे मिल सके। तभी अचानक से ना डोंगजिंग उसके पीछे आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि अगर तुम मेरा अपार्टमेंट ढूंढ रही हो ना तो मेरा फ्लैट नंबर है 270। और इसी सीन के साथ कॉल इट लव के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।